नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने फिजिशियंस डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत धन्यवाद श्रुति जी। डॉक्टर साहब, आज मैं एक सवाल लेकर आई हूं कि कई बार जितने जो यंग एज के डायबिटीज पेशेंट होते हैं और जो ओल्ड एज के डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं, उनमें मैनेजमेंट में क्या अंतर होता है, क्या सामान्यता होती है उनमें? देखिए, यंग एज में यदि किसी को 20s में 30s में डायबिटीज़ डेवलप हो गया, ब्लड शुगर की लेवल हाई रह रही है, या किसी को 60s और 70s में डायबिटीज़ डेवलप किया जिसमें कि शुगर हाई हो रही है, तो इसमें बहुत मूलभूत परिवर्तन होते हैं मैनेजमेंट में। जो डायबिटिक यंग एज में हो गए, और डायबिटीज़ चूँकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन बॉडी का है, प्रो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन होता है अंदर के ऑर्गन्स में, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के कारण से वेसल्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में डैमेज होना शुरू होता है। तो यंग एज को बहुत लंबे समय तक चूँकि डायबिटीज़ के साथ जीवित रहना होता है, तो इसमें हम लोग की कंट्रोल जो होती है बहुत विगरस होती है, क्योंकि वो लंबे समय तक उसमें लीनियंसी नहीं दी जा सकती है जिससे कि वो ऑर्गन्स को डैमेज करे। और अगर 60s 70s में डायबिटीज़ डेवलप किया है फर्स्ट टाइम, तो 10 साल 15 साल मैक्सिमम उनको चलना है। तो उस समय तक एंड ऑर्गन डैमेज में बहुत समय तक रहते हुए अगर बहुत विगरस कंट्रोल नहीं भी करते हैं, सामान्य कंट्रोल करने पर भी वो एंड ऑर्गन को डैमेज नहीं करता है, करने की क्षमता रखेगा। तो इसलिए दोनों के मैनेजमेंट में बहुत अंतर है। तो अगर कोई लोग समझते हैं कि अरे वो तो देखिए उनका तो शुगर 200 रह गया या 180 रह गया, ओल्ड एज के हैं, हमारा तो उतना नहीं है, तो लेकिन उसको नहीं समझना चाहिए। यंग एज में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए अपने डायबिटीज़ को। इसी तरह जैसा आपने कहा कि यंग एज और ओल्ड एज में, उसी तरह प्रेगनेंसी भी एक होती है जो डायबिटीज़ के प्रोन होते हैं, और प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ जो था उसे भी बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग कंट्रोल करते हैं। जो ओल्ड एज के डायबिटीज़ में जो लीनियंसी थोड़ी सी रख सकता है आदमी, लेकिन प्रेगनेंसी के डायबिटीज़ में और यंग एज के डायबिटीज़ में बहुत स्ट्रिक्टली शुगर को कंट्रोल करना आवश्यक होता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है उसे स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ता है, तो क्या प्रेगनेंसी के डायबिटीज़ बच्चों को भी हो सकते हैं? जो बच्चे हैं उन्हें भी हो सकते हैं प्रेगनेंसी के कारण? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जिस मदर को अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, तो उसे विगरस कंट्रोल करना इसलिए भी हम लोग कहते हैं क्योंकि अगर उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहेगी तो पेट में जो बच्चा डेवलप कर रहा है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप करते रहते हैं। उसमें एक पैनक्रियाज ऑर्गन होता है जो बीटा सेल जिसको इंसुलिन बनाने के लिए बनाते हैं, वो भी डेवलप करते रहते हैं बच्चे के अंदर। यदि उनकी शुगर बढ़ी हुई रहेगी प्रेग्नेंट लेडीज़ की, तो वो क्या होगा कि हाई शुगर जो है वो बच्चे के फीटस में भी जाएगा, और वो हाई शुगर स्टिमुलेट करता रहेगा बीटा सेल जो बन रहा है बच्चों में, और उसे ओवर स्ट्रेच ओवर प्रोडक्शन करके फैटिग हो सकता है, और उसमें जितना प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जितना उसमें बनना चाहिए, वो कंज्यूम होते रहता है, और बीटा सेल की डिप्लीशन होने की संभावनाएं रहती हैं। और वैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ में जिन्हों की शुगर रह गई बहुत बढ़ी हुई, तो डिलीवरी के बाद, पहला तो डिलीवरी के समय खतरा हो जाता है जच्चे बच्चे दोनों को, और डिलीवरी के बाद बच्चा जब बड़ा होता है तो उनके बीटा सेल पर इतना प्रेशर रहता है प्रेगनेंसी के समय कि लेटर ऑन उन्हें डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं उन्हें दो तरह की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है। एक नॉर्मल मेटामॉर्फिन टैबलेट्स और दूसरी मेटामॉर्फिन सस्टेन या प्रोलॉन्ग रिलीज। तो इन दोनों टैबलेट्स में अंतर क्या है और ये किन पेशेंट्स को, डायबिटीज़ के किन पेशेंट्स को ये प्रिस्क्राइब की जाती हैं? देखिए, मेटफॉर्मिन एक बहुत कॉमन और फर्स्ट लाइन की दवाई है डायबिटीज़ की, लेकिन जैसे जैसे टेक्निक दवाइयों के डिलीवरी सिस्टम की बढ़ी है, बॉडी के टॉलरेबिलिटी और बॉडी के डिमांड के हिसाब से वो दवाइयाँ डिफरेंट मेथड से, रिलीज मेथड से आई हैं। तो अभी नई टेक्निक के साथ एक्सटेंडेड रिलीज़ या प्रोलॉन्ग रिलीज़ या सस्टेन रिलीज़ की दवाइयाँ आई हैं, जो 24 घंटे तक ब्लड के अंदर में वो एक लेवल मेंटेन करके रखती हैं, उसका धीरे धीरे रिलीज़ होता है। और जो सामान्य दवाइयाँ होती हैं, मेटफॉर्मिन प्लेन जो होता है, उसे 12 घंटे होते होते सामान्यतः उसकी जो ब्लड लेवल है दवाइयों की वो कम जाती है। तो वैसे पेशेंट्स में जिसमें कि 24 घंटे तक एक सर्टेन लेवल मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, वंस डेली दवाइयों देने की आवश्यकता होती है, जो लोग बहुत बिजी हैं, जिनका सेल्स में हैं, कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक टाइम टेबल नहीं हो पा रहा है कि छूट जाए दवाई नहीं छूटे,
तो वैसे पर्टिकुलर पेशेंट्स के ग्रुप को, सब ग्रुप को देखते हुए दवाइयों का चयन किया जाता है। जो बहुत प्रॉपरली जिनकी डायबिटीज़ और शुगर की लेवल को नाप सकते हैं उन्हें 12 आवरली वाली भी दी जा सकती है, ट्वाइस डेली करके दी जा सकती है, या बहुत माइल्डर है तो वंस डेली जनरल दवाई से भी कंट्रोल आ जाता है। लेकिन जो सस्टेन रिलीज होते हैं जिसमें कि बहुत ग्रेजुअल रिलीज होता है, उसमें बहुत अप डाउन फ्लक्चुएशंस शुगर के नहीं रहते हैं और बहुत प्रॉपरली डिलीवरी होती है उसकी, और वो थोड़ा कॉस्टली होता है दवाई सामान्य दवाई से, लेकिन वो बेटर आउटकम रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने सारी जानकारी बताई है उसके लिए। जी थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी जानकारी बताई है आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।